हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैकिंग यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग। आज हम लोग की क्लास थर्ड है, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षण के सिद्धांत में दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से होते हैं? एक सामान्य सिद्धांत होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये दो तरह के सिद्धांत हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी जनरल प्रिंसिपल है। उसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। चलिए, तो जनरल प्रिंसिपल में, सामान्य सिद्धांत में हमारा क्या है, पहला सिद्धांत हमारा क्या है कि प्रेरणा का सिद्धांत। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। यानी होता क्या है कि बच्चे के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तभी तो जिज्ञासा होगी, तब उसके अंदर प्रेरणा आएगी। तो यह छात्रों के बीच क्या होना चाहिए, एक जिज्ञासा पैदा करता है। कौन सा? प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग अगला नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसको प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, गतिविधि का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो फ्रोवेल और किंडरगार्टन की अवधारणा है ना, इसी पर आधारित है क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का, ठीक है। तो यह क्या करता है, यह शरीर और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है, ठीक ना। यानी जैसे हम लोग शारीरिक और मानसिक जो गतिविधि होती हैं, उनको ये दोनों क्या करता है, सम्मिलित करता है। और किसके अनुसार? किंडरगार्टन और फ्रोवेल के अनुसार, ठीक है, सेकेंड। उसके बाद क्या है आपका थर्ड, रुचि का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत। ये क्या होता है कि शिक्षार्थी के समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी शिक्षार्थी के अंदर क्या होना चाहिए, वास्तविक जो रुचि होनी चाहिए, उसको उसको पैदा करना, ठीक है। और शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसको उसमें क्या करना, प्रभाव डालना, यानी प्रभावशील को, उसके प्रभाव को क्या कर देना, बढ़ाना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रुचि का सिद्धांत बोलते हैं। तो अगला चलते हैं हम लोग फोर्थ। फोर्थ हमारा क्या है कि जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विद लाइफ। जैसे होता क्या है, जितने भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं या सिद्धांत होते हैं, उनको उनको हम लोग क्या करें, अपने जीवन से जोड़ करके अगर पढ़ते हैं, या टीचर उसको पढ़ाता है आपके जीवन से जोड़ करके, तो वो थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें फील होती है कि हमारे जीवन से संबंधित, और बहुत जल्दी समझ में भी आती है, अंडरस्टैंडिंग भी इसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत आता है। जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिगम अस्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो जो शिक्षण है वो क्या है, अधिक अस्थायी रूप से क्या है, जीवन से हमारे जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विद लाइफ। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, हमारा कोई गोल होना चाहिए, तभी तो उस सिद्धांत जो भी होता है उसका गोल होता है कि हमें क्या करना है कि मास्टर पास करनी है, उसके बाद हमें नेट करना है। तो ये हमारा क्या है, उद्देश्य होता है कि हमें क्या, नेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद जेआरएफ करना है, जेआरएफ करने के बाद हमें पीएचडी करनी है। तो ये हमारे गोल होते हैं, जिसको हम लोग क्या कवर करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन एम, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी एम होगा, उसके अनुसार आप अगर करते हैं, तो उसमें उसके अनुसार यानी अनुकूल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें जो ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके कारण हम लोग ये करते हैं। अगला है आपका, चलते हैं कि 6 नंबर है, क्या है, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर छात्र ज्ञान और मनोदृष्टि और योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। जैसे प्रत्येक छात्र में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। हो सकता है कोई बच्चा मैथ किसी का बहुत अच्छा हो सकता है किसी बच्चे का इंग्लिश अच्छा अच्छा ठीक है, हो सकता है किसी का हिंदी अच्छा हो। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो बच्चा है वो उसका अलग अलग क्या है, भिन्न होती है, उनके जो बैकग्राउंड होते हैं वो भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या करना है, उसको एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर हिंदी में कमजोर है तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो भी हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो
प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में असमानताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक ही जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी हर छात्र क्या होता है, उसकी मनोदृष्टि और योग्यता क्या होती है, क्षमता जो भी होती है, उसका बैकग्राउंड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सके। यानी अगर छात्र में विभिन्नताएं हैं तो ऐसा शिक्षण हमें प्रदान करना चाहिए जिसके अनुसार क्या हो, जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनको क्या हो कि छात्र जीवन में उनको समान अवसर भी मिल सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश उसका वीक है तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम दे, हमको समान रूप से देखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्या है, चयन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। यानी ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। शिक्षक जो होता है, शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्य को क्या करता है, अपडेट करता है और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने से सक्षम होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब ये हो गया कि जैसे जो चलती आ रही है, जिसका पहले इंपॉर्टेंट था आज भी इंपॉर्टेंट है, उसको प्रासंगिक बोलते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे इंग्लिश हमारी है, बहुत ही लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आगे चल के किसी प्रोफेशनल वर्क में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप कोई वर्क सीखते हैं तो अधिकतर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, आप ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले भविष्य में क्या करें, अपडेट करें शिक्षार्थी को। ठीक है, और नए चीज़ों को ग्रहण करे, है ना, अनुकूल बनाए उसके। ठीक है, तो ये होती है चयन का सिद्धांत। तो चयन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा है योजना का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। यानी हमें प्लानिंग करनी है जो, वो भी ठीक है, उसकी योजना होनी चाहिए प्लानिंग की। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध, यानी जो टाइम बाउंड होता है उसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, टाइम बाउंडेशन होता है, क्योंकि आप जैसे क्लास अटेंड करनी है आपको, या किसी बच्चे को पढ़ना है, तो आप टाइमली नहीं रहते हैं या प्लान करके नहीं जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे क्या होगा कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी आपको फील होगी ही नहीं। तो हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध, यानी टाइम बाउंड उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और इसीलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक ना, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, प्लान के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका कि विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। ठीक है, अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को क्या करना है, हमको टेबल याद करवाना है, तो सडनली हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 10 तक टेबल हम लोग उसको दे दें कि याद करके आओ और सुनाओ। हमें क्या करना होगा, पहले 2 का टेबल बताना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4th का टेबल बताना होगा। ठीक है, 4 का, 3 का, ऐसे मतलब डिवीजन करके अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको समझ में भी आएगी, और छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते चले जाएगा, तो वो क्या करेगा, बाद में बहुत ज़्यादा बिल्ड कर जाएगा अपने आप को। ठीक है, तो ये डिवीजन होना चाहिए इसमें, और इकाइयों के बीच यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। ठीक ना, यानी इन छोटी छोटी इकाइयों को बांट करके पढ़ाने से क्या होगा कि वो यथासंभव क्या होगा, स्थापित भी हो जाएगा। और उसको क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि टेबल याद करवाना है आपको, तो 2 का पहले टेबल याद करवाइए, या उसको क्या नाम है, ऐड करने का पहले 2 में 2 ऐड करेगा तो 4 होगा, फिर 4 में वो 2 ऐड करेगा तो 6 होगा। ऐसे करके वो टेबल क्रिएट कर सकता है। तो पहले क्रिएट करने का उसको बताइए। तो इस तरह से बिल्कुल डिवीजन करके अगर बताते हैं तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो समझ में आ गई होगी चीज़ें। 9th हो गया। अब चलते हैं हम लोग 10th, संशोधन का सिद्धांत, यानी रिफिनमेंट। यानी संशोधन क्या होता है कि शिक्षण को अधिक अस्थायी बनाने के लिए अर्जित, एक्वायर्ड, ठीक ना, एक्वायर्ड जो ज्ञान होते हैं उनको बार बार क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अभी जैसे इस समय जो आईसीटी है, ठीक है, आईसीटी का यूज बड़े पैमाने पे हो रहा है। आप किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, या तो मेडिकल हो या टीचिंग हो या इंजीनियरिंग हो, सब में आईसीटी का यूज है। तो ये क्या है कि उसको धीरे धीरे हमें क्या करना है, संशोधन करना है। ठीक है, संशोधन करके उनको ज़्यादा से आईसीटी से जोड़ना, ये क्या हो गया, संशोधन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण
और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। यानी सृजन करने के लिए, यानी जो भी क्रिएट करते हैं उसको, क्रिएट को फिर रिक्रिएट करना ही क्या होता है, रिक्रिएट कहलाता है। ठीक है, यानी पुनर्सृजन करना। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को बिल्कुल क्रिएट करके या नए चीज से जोड़ करके हमें बताना और समझाना, वो क्या होता है, आपका सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, लोकतांत्रिक व्यवहार सिद्धांत। यानी लोकतांत्रिक का मतलब ये हो गया कि आप जो स्टूडेंट है, ठीक है, आप अगर सपोज आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हो, तो आप बच्चे को ये हावी मत होने दो कि मैं एक टीचर हूँ। जैसे एक फ्रेंडली, जैसे हम हमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें फ्रेंडली हो, यानी वो बच्चा भी अपनी बातों को कह सके और आप भी कह सके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत हो जाएगा। जैसे यहाँ सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देना होता है। यानी एक फ्रेंड की तरह बिल्कुल उसको बल देना है, उन पर थोपना नहीं है। यह शिक्षार्थियों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में सहायता करता है। जब बच्चे को आप एक फ्रेंडली बिहेव से आप किसी चीज को समझाते हैं, उसमें क्या होगा कि बच्चा अपनी बातों को भी रखेगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, और आत्मसम्मान भी उसके अंदर विकसित होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब मनोवैज्ञानिक क्या है, अभी हम लोग इससे पहले जनरल सिद्धांत पढ़ चुके हैं, अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए, तो आगे क्या है हमारा कि प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। यानी बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, है ना, मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तब वो बच्चा सीखेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं सिद्धांत। ठीक है, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र एक अलग मनोवैज्ञानिक तत्व होता है। यानी जो शिक्षक होता है उसको ये समझना चाहिए प्रत्येक छात्र को कि वो क्या है, इसके जो अलग अलग क्या है आपके मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और जरूरतों को पहचान कर करवा कर प्रेरित किया जा सकता है। यानी छात्र जो भी उनकी जरूरत है और उनके अंदर जो प्रेरणा है, ठीक ना, उनको पहचान करके ही, ठीक ना, उनके उसको प्रेरित करना चाहिए। आगे चलते हैं, मनोरंजन का सिद्धांत। आप मनोरंजन के थ्रू भी, जैसे इंटरटेनमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, उसको बच्चे को समझा सकते हैं, ताकि बच्चा क्या हो, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, आप आधी घंटा या 40 मिनट से पढ़ा रहे हैं, तो उस बीच बीच में क्या करना है, हमको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर देना है, जिससे क्या होगा, बच्चे को लंबी क्लास भी फील नहीं होगी और बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा भी। जैसे मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान को क्या करता है, मिटाता है, और मोनोटोनी को तोड़ता है। ठीक ना, यानी एक सरता, मतलब जैसे आप सडनली आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो एक 40 मिनट 50 मिनट के बाद आपको बोरिंग फील होने लगती है, तो उसमें एंटरटेनमेंट कर देंगे तो वो फिर से क्या होगा, जैसे रिचार्ज हो जाते हैं, बच्चा क्या होगा, रिचार्ज होएगा, वो फिर से उस चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने जस्ट अभी बताया कि ये क्या करता है, छात्रों को पुनः ऊर्जा यानी रिचार्ज कर देगा। ठीक है, पुनरावृत्ति का अभ्यास का सिद्धांत ये क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। यानी बार बार क्या करना है, चीज़ों को रिपीट करना है और उसको उसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे मान लीजिए आप मैथ का कोई फार्मूला पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, बार बार उस चीज़ों को रिपीट करना है और बच्चों को क्या, बार बार उसको एक्सरसाइज करवानी है। तो यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए होता है। जैसे छोटे बच्चे में ही तो होता है रिपीटेशन, जैसे आपको टेबल याद रटवाना है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रटवाएंगे और बार बार उसको एक्सरसाइज करने के लिए लेंगे। जैसे ऐड आपको बताना है या सिंपल कोई जोड़ घटाना बताना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक ना, एक्सरसाइज करवाएंगे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। आगे चलते हैं, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति और प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। यानी बच्चों को क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है। जैसे कोई बच्चा अगर अच्छे नंबर लाता है तो उसको आप कोई गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, बच्चा प्रोत्साहित होगा। ठीक ना, ये हो सकता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सीखने में भी लागू होता है। यानी बच्चों को क्या करना, क्रिएटिविटी जो भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। यानी बच्चे के प्रति क्या, सिंपैथी होनी चाहिए, है ना, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, यानी सहयोग, उसको हर पॉइंट, जो भी उसको पॉइंट नहीं समझ में आ रही उसको समझाना। ठीक है, बच्चों के क्या करना, समझाना। और यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें सिंपैथी रखेंगे तो क्या होगा, बच्चा जल्दी समझता है। आगे चलते हैं कि प्रबलन का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। यानी छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना।
ठीक है ना। यानी बच्चों को क्या, जैसे पुरस्कृत आप कोई गिफ्ट देते हैं, बच्चों को पुरस्कार देते हैं, तो बच्चा क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा कि अरे मुझे तो गिफ्ट मिला है, तो वो और अच्छे से पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इंद्रियों का प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत यानी ट्रेनिंग टू सेंसेस, यानी आंख नाक कान का क्या करना, उनमें मल्टी जैसे कह सकते हैं कि यह शिक्षण मल्टीमीडिया का उपयोग अस्थायी अधिगम के प्रयोजन में किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक आप लेक्चर देख रहे हैं, तो उसमें आपका कान भी काम कर रहा है और आंखें भी काम कर रही हैं, तो मल्टी सेंसेस जो है वर्क कर रही हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं, अब शायद लास्ट होना चाहिए। हाँ, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल ट्रेनिंग, ठीक है ना। उपचार यानी यह सिद्धांत शिक्षण द्वारा अपनी त्रुटियों को पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने। जैसे मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप डायग्नोस्ट करते हैं किसी भी चीज को, क्या करते हैं, बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा, डायग्नोस्ट करते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं उसका, कि बच्चे को कैसे सिखाएं कि वो समझ सके चीजों को। ठीक है, यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान को सुझाव देने से संबंधित होता है। यानी टीचर क्या करेगा, अपनी बच्चे की जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान बताएगा और बच्चे को सुझाव देगा। ठीक है, तो आई होप कि ये लास्ट होगा पीपीटी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा, ये हमारा थर्ड लेक्चर है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लेक्चर आप लोगों का पूरा पेपर फर्स्ट मैं इसमें कवर कराने वाला हूं जून 2025 में आपका ये कवर हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चित रूप से इस पे बने रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल पे, आपको पूरी पेपर 1, ठीक है, आपको पूरा कवर देखने को मिलेगा। और पेपर 2 एजुकेशन के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। फिलहाल अभी पेपर फर्स्ट चल रहा है, वो भी धीरे धीरे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कमी लग रही है या कुछ पूछना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, जिसको मैं रिप्लाई बहुत जल्द करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके।